जिताया भी तब जब स्वयं यहाँ पर जेपी नड्डा जी यहाँ पर आए प्रचार करने के लिए, 2 बार मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए, अमित शाह जी यहाँ पर आए और आखिरी दिन जब चुनाव प्रचार का बच गया था, तब स्वयं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आए। उसके बावजूद भी यहाँ के लोगों ने मुझे चुनकर भेजा। हमारे यहाँ से जो सांसद हैं, उनको हमने कभी आज तक प्रचार करते हुए नहीं देखा था। मुझे लगता है उन्होंने भी जितना प्रचार मेरे चुनाव में किया, आज से पहले उन्होंने नहीं किया। लालू प्रसाद यादव एक देश की मुझे लगता है बहुत बड़ी शख्सियत हैं, जिन्होंने बिहार ही नहीं पूरे देश भर के अंदर यादवों को ताकत देने का काम किया और उनके घर में रिश्ता होने से कहीं न कहीं मुझे बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला। मुझे बड़ी इच्छा थी क्रिकेट और भी लंबे तौर पे खेलने के लिए, बट जब राहुल जी ने पहली बार 2010 के अंदर संगठनात्मक चुनाव किए, तो बड़ा प्रभावित मैं उनसे हुआ और उस सोच को देखते हुए मैंने सोचा कि भी मुझे राजनीति करनी चाहिए। मेरी बड़ी इच्छा थी 2014 में भी चुनाव लड़ने की और मैं नांगल चौधरी की तरफ रुख किया था। हमारा जो कार्यकर्ता है, वो मुझे लगता है हमारी रीढ़ की हड्डी है। जिस दिन मोदी जी ने सभा करी, उस दिन पैरेलली हमने पूरे शहर के अंदर एक रोड शो निकाला, शहरों के अंदर गए, लोगों से आशीर्वाद मिला और जितना प्यार मुझे उस दिन लोगों से मिला, मुझे उसी दिन यकीन हो गया था कि अब की बार लोगों का मुझे आशीर्वाद मिलेगा। मुझे इस बात पे बहुत गर्व है कि विपक्ष में होने के बावजूद मेरा कोई ऐसा गाँव नहीं है जहाँ हमने 8 से 10 लाख रुपए ना दिए हों। और मेरी प्राथमिकता आने वाले समय के अंदर ये रहेगी कि जो एम्स है आपका, उसको रेवाड़ी के अंदर जल्द बनाया जाए, लोगों को रोजगार मिले, हमारे युवाओं को, वो हमारी आने वाले समय में प्राथमिकता रहेगी। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, और मुझे इस बात को कहने में भी कोई गुरेज नहीं है कि भाई आज के समय में वो सबसे बड़े लीडर हरियाणा के हैं अक्रॉस द पार्टी लाइंस। योगेंद्र यादव हैं, जिन्होंने देश के लिए 17 गोलियां खाई थी। उन्होंने एक बात कही थी कि भाई जब दुश्मन की गोली आती है, तो वो ये फर्क नहीं करती है कि वो जवान को लग रही है या अफसर को लग रही है। तो जब वो भूतपूर्व सैनिक उस बात को याद दिला रहे, तो आप भली बात ही समझ सकते हैं कि कितना दर्द एक सैनिक के मन के अंदर है कि आपने अफसरों को तो वो दे दिया, पर असल मायने में जो आपकी सरहद पे लड़ाई लड़ता है, वो जवान लड़ता है, उसको आपने उसका हक नहीं दिया। पंजाब तो उनके मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट आई थी कि हम एक बूंद भी पानी किसी भी स्टेट को नहीं देंगे। तो ये तो ऑटोक्रेसी होगी कि भी आप किसी को कुछ देना ही नहीं चाहते हैं। मैं तो कहता हूँ विपक्ष का विधायक हो, उसको मुख्यमंत्री जी के पास जरूर जाना चाहिए और मुख्यमंत्री होने के नाते समान रूप से विकास उनको पूरे प्रदेश के अंदर करना चाहिए। भूपेंद्र हुड्डा जी, जहाँ तक मैंने कहा, मेरा उनके साथ बहुत अच्छा रिश्ता है और हमारी दोनों की सोच यही है कि भाई जितना हो सके इस पार्टी को हम मजबूत करें। हम लोग छठ को उतनी ही प्यार से मनाते हैं जितनी प्यार से हम दिवाली मनाते हैं। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। साक्षात्कार की कड़ी में आज हमारे साथ हैं रेवाड़ी के विधायक चिरंजीव राव। चिरंजीव राव कैप्टन अजय सिंह यादव के बेटे और देश के वरिष्ठ राजनीतिज्ञ लालू प्रसाद यादव के दामाद हैं। आज इनसे हरियाणा की राजनीति पर, रेवाड़ी की राजनीति पर विस्तार से बात करते हैं। विधायक बने अब काफ़ी समय हो गया है, तो इनसे सबसे शुरुआत करते हैं। चिरंजीव जी, शुरुआत क्रिकेट से हुई जी। क्रिकेट खेली कुछ दिन, फिर राजनीति में आए। क्या सफ़र था, थोड़ा सा संक्षिप्त में वो बताएं। क्रिकेट खेलते खेलते राजनीति में कब पदार्पण कर गए, वो थोड़ा सा बताएं हम। सबसे पहले तो धन्यवाद महेश जी आपका और एनजेपी का, जिसने मुझे आज यहाँ पर बुलाया। जैसा कि आपने कहा अभी, मैंने सबसे पहले अपनी राजनीति की शुरुआत करने से पहले क्रिकेट का मुझे बहुत शौक़ था और बहुत क्रिकेट खेला, डिस्ट्रिक्ट के लिए खेला, स्टेट के लिए खेला और मुझे बड़ी इच्छा थी क्रिकेट और भी लंबे तौर पे खेलने के लिए। बट जब राहुल जी ने पहली बार 2010 के अंदर संगठनात्मक चुनाव किए, तो बड़ा प्रभावित मैं उनसे हुआ और उस सोच को देखते हुए मैंने सोचा कि भी मुझे राजनीति करनी चाहिए। और जब मैंने अपने पिता को बताया कि भी मैं राजनीति में आना चाहता हूँ, तब उनका भी यही था, भाई अगर आप राजनीति करना चाहते हैं तो आप संगठन से उसकी शुरुआत करें। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने चुनाव लड़ा, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव लड़ने की मन में कर ली। जी, उससे पहले मैंने एनएसयूआई के अंदर काम किया। शुरुआत से जब मैंने अपना कॉलेज की शुरुआत करी, उसके बाद जब हमारे चुनाव हुए युवा कांग्रेस के, तो युवा कांग्रेस का चुनाव लड़ा, प्रदेश का अध्यक्ष बना और करीबन 3 साल पूरे प्रदेश में घूमने का
मुझे आशीर्वाद मिला, लोगों से बहुत प्यार मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। अलग अलग ज़िलों के अंदर गए, अलग अलग नेताओं से मिले, कार्यकर्ताओं से मिले, उनसे जान पहचान हुई, राजनीति की बारीकियां सीखने को मुझे मिली। और मुझे लगता है एक बहुत अच्छा मुझे एक उस समय के अंदर सीखने को बहुत कुछ मिला। और हम आभार प्रकट करना चाहेंगे राहुल जी ने, एक मौका उन्होंने युवाओं को दिया, लाखों युवाओं ने उसके ज़रिए जो आम परिवारों से थे वो भी राजनीति के अंदर आए। और बहुत ऐसे मेरे अध्यक्ष थे लोकसभा के, विधानसभा के, जो गैर राजनीतिक परिवार से थे, जो आज विधायक उनमें से कुछ बन चुके हैं, कुछ अच्छे काम कर रहे हैं, अलग अलग एकदम नया कॉन्सेप्ट दिया, एक नया कॉन्सेप्ट दिया। और उसके ज़रिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज और पार्टियों में चले गए, कोई बीजेपी में चला गया, कोई और पार्टी में चला गया, वहाँ अच्छा वो लोग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है एक अच्छी सोच राहुल जी की थी। और उसके बाद मुझे राष्ट्रीय स्तर के ऊपर काम करने का मौका मिला। भारतीय युवा कांग्रेस के अंदर मुझे मौका मिला राष्ट्रीय सचिव के तौर पे काम करने के लिए। और उस दौरान मैं गुजरात गया और मध्य प्रदेश में काम करने का मौका मिला, राजस्थान में काम किया। तो इस तरह मुझे बड़ा अच्छा मौका मिला संगठन में काम करने का। और मुझे लगता है कि वही कारण रहा कि आज मैं जहाँ तक पहुँच पाया, चुनाव मैंने लड़ा, उसके अंदर मुझे बहुत फ़ायदा संगठन में चुनाव लड़ने से संगठन से विधायक की ओर। जी। तो 2014 ऐसा टर्निंग पॉइंट था जो कैप्टन परिवार के लिए बहुत नुकसानदायक था। लगातार 6 बार जीतने के बाद आपके फादर साहब को हार का मुंह देखना पड़ा। 2019 आ गया, जैसा मैं सुन पा रहा हूँ लोगों से, आपके परिवार के फीडबैक से, बहुत ऊहापोह की स्थिति थी कि चुनाव कौन लड़े, पापा लड़े, कैप्टन यादव लड़े या चिरंजीव राव लड़े। इस ऊहापोह के बारे में जानना चाह रहे, कैसे फैसला हुआ कि चिरंजीव राव मैदान में उतरे? आपने जहाँ तक 2014 की बात करी, महेश जी, मेरी बड़ी इच्छा थी 2014 में भी चुनाव लड़ने की। और मैं नांगल चौधरी की तरफ रुख किया था मैंने वहाँ पर, और मैंने काफ़ी दिन वहाँ पर बिताए। आखिरी में मेरा पैनल में नाम आ गया था और टिकट मेरी लगभग हो गई थी। उस वक्त किसी कारण की वजह से मैं चुनाव नहीं लड़ पाया, क्योंकि पार्टी का ये फैसला था कि 2 विधानसभा की टिकट नहीं दी जाएगी। तो उसके बाद भी, जैसा कि मैंने आपको बताया, 2016 के अंदर संगठन में काम किया। और 2019 का लोकसभा चुनाव आया, पिताजी ने लोकसभा का चुनाव लड़ा और करीबन 5 लाख उनको मत आए। और मुझे लगता है कि उसके बाद हमारा ये फैसला रहा कि क्योंकि मुझे बहुत साल हो गए थे, करीबन 11-12 साल हो गए थे संगठन में काम करते हुए, मेरी भी इच्छा थी चुनाव लड़ने की। तो मैंने पिताजी से कहा कि अब की बार आप मुझे मौका दें। और सभी कार्यकर्ताओं का तब असमंजस था कि भाई वो चुनाव लड़ें या मैं चुनाव लड़ूं। पर फिर भी हमने बातचीत करके ये रखा कि भाई अब समय आ गया है कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए। और मुझे लगता है कि बहुत सारे युवा साथी हमारे थे, कुछ सीनियर साथी थे, जिन सभी ने ये कहा भाई आप अब की बार चुनाव लड़ें। और चुनाव लड़ने से मुझे लगता है आप बहुत कुछ सीखते हो। और बहुत लोगों ने ये कहा कि भाई आप चुनाव अब की बार नहीं जीत पाएंगे, बट उसके बावजूद भी हमारा जो कार्यकर्ता है वो, मुझे लगता है, हमारी रीढ़ की हड्डी है। उसने हमारे लिए इतनी मेहनत करी दिन रात करते हुए। और जो एक हवा बना रखी थी कुछ नेशनल न्यूज़ चैनल ने कि भाई कांग्रेस की 4-5 सीट आएंगी, उसके बावजूद भी हम लोग 31 सीट जीत के आए। बहरहाल हमारे इस इलाके के अंदर कांग्रेस पार्टी की सीटें कम आई, पर उसके बावजूद भी मुझे यहाँ पर जिताया। और जिताया भी तब जब स्वयं यहाँ पर जेपी नड्डा जी यहाँ पर आए प्रचार करने के लिए, 2 बार मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए, अमित शाह जी यहाँ पर आए। और आखिरी दिन जब चुनाव प्रचार का बच गया था, तब स्वयं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आए। उसके बावजूद भी यहाँ के लोगों ने मुझे चुनकर भेजा। हमारे यहाँ से जो सांसद हैं, उनको हमने कभी आज तक प्रचार करते हुए नहीं देखा था। मुझे लगता है उन्होंने भी जितना प्रचार मेरे चुनाव में किया, आज से पहले उन्होंने नहीं किया। पर मुझे लगता है कि आपका जनता से जुड़ाव जो होता है, वही सही मायने में आपको जिताने का काम करता है। और मुझे लगता है 10 साल जो मैंने संगठन में काम किया, जो लोगों के बीच में रहा, उसका नतीजा है कि मैं उस दौर की तो बड़ी रोचक बातें याद आती है। उस दौर में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन की बात करूं, अंतिम दिन था जी। दीपेंद्र हुड्डा की लास्ट में किसी गांव, आपको याद होगा, वहाँ बुढ़ानी शायद, उसमें सभा होनी थी। वो रात को बहुत देर हुई, प्रचार का अंतिम दिन था। आपको इलेक्शन फंसा हुआ लग रहा था या नहीं लग रहा था? और लग रहा था तो कब लगा कि अब इलेक्शन हम जीत सकते हैं? क्योंकि आप बता ही रहे हो, पीएम आए, सीएम आए, नड्डा जी आए और राव इंद्रजीत लग रहे थे।
तो इन सारी परिस्थितियों के बीच फिर भी आप निकल पाए, तो कौन सा टर्निंग पॉइंट था कि यहाँ मुझे दीपेंद्र हुड्डा का आना भी कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण बना? देखिए ढोकी गांव था जहां दीपेंद्र हुड्डा जी आए थे। मेरे को जहां तक याद है उस दिन करवा चौथ का दिन था, बहुत देर से वो आए थे, पर उसके बावजूद भी भारी संख्या के अंदर लोग वहां पर इकट्ठे थे उनको सुनने के लिए, और मुझे लगता है उनके आने से मुझे काफ़ी मदद मिली। और उससे पहले भी जहां मैंने आपको बताया, हमें ये था कि जब जेपी नड्डा आ गए हैं, क्योंकि वो तब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, हमें ये था कि उसके बाद प्रधानमंत्री जी अब नहीं आएंगे। पर उसी दिन हम लोगों ने ये फैसला किया मिलकर बैठकर कि क्योंकि प्रधानमंत्री जी उस दिन आ रहे हैं, और मुझे विश्वास अपने कार्यकर्ताओं पे था, उनको शायद प्रधानमंत्री मोदी पे था, तो हमने उसी दिन रोड शो रखा जो आखिरी दिन था हमारा प्रचार का। जिस दिन मोदी जी ने सभा करी उस दिन पैरेलली हमने पूरे शहर के अंदर एक रोड शो निकाला, शहरों के अंदर गए, लोगों से आशीर्वाद मिला, और जितना प्यार मुझे उस दिन लोगों से मिला, मुझे उसी दिन यकीन हो गया था कि अब की बार लोगों का मुझे आशीर्वाद मिलेगा। क्योंकि जिस दिन प्रधानमंत्री की अपनी सभा हो, उसमें सारे मंत्री जो केंद्र के हों वो ताकत लगा रहे हों, उसके बावजूद भी लोगों का इतना प्यार मिलना, वो मुझे लगता है उस दिन मुझे यकीन हो गया था कि अब की बार हम यहाँ से चुनाव जरूर जीतेंगे। इस चुनाव अभियान के बीच एक मुझे ध्यान आता है, क्या आपको लगता है लालू प्रसाद यादव से रिश्ता जोड़ना, पारिवारिक अनुष्का का आपकी अर्धांगिनी बनना, इस रिश्ते का राजनीतिक रूप से लाभ मिला, राजनीतिक जमीन मजबूत हुई या नहीं? क्या मानते हैं आप? देखिए जी, लाभ और हानि तो अलग बात है, बट लालू प्रसाद यादव एक देश की मुझे लगता है बहुत बड़ी शख्सियत हैं, जिन्होंने बिहार ही नहीं पूरे देश भर के अंदर यादवों को ताकत देने का काम किया। और उनके घर में रिश्ता होने से कहीं ना कहीं मुझे बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला। जिस तरह से वो अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, वो उन बारीकियों को सीखने की मुझे लगता है कहीं ना कहीं मदद मिली। और मेरी धर्मपत्नी जो विधानसभा में बहुत ज़्यादा बोलते हो, तो इसी वजह से? नहीं, वो भी है जी, बट उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि मेरा बिहार भी जाना हुआ, वहाँ लोगों से मिलना हुआ, उन्होंने बताया कि कितनी ज़्यादा प्रताड़ना वहाँ पर उन पे हुआ करती थी। जो समाज था, दलित था, पिछड़ा था, किस तरह से उनको आवाज़ देने का काम किया। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनसे, और मेरे पिता स्वयं क्योंकि लगातार 6 बार यहाँ से विधायक रहे, मेरे दादा 3 बार इसी इलाके से विधायक रहे, और दादा तो हमारे तब बने, आपको याद होगा जब देश आज़ाद हुआ था 1952 में, पहला चुनाव उन्होंने लड़ा, और एक बहुत बड़े परिवार के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा। और नाम लेने में दिक्कत कहाँ है? नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं जी। राव वीरेंद्र सिंह के खिलाफ उन लोग ने चुनाव लड़ा और वो चुनाव भी जीते। हमारे दादाजी हमें बताया करते थे कि जब चुनाव के दिन हुआ करते थे तो गाँव में प्रचार करने भी नहीं जाया जाता था, और उसके बावजूद भी लोगों ने उनको चुनकर भेजा, क्योंकि लोगों ने तब सोचा भाई ये काम परिवार से है, किसान का बेटा है तो हमारी आवाज़ को बुलंद करेगा। मेरे पिता को भी 6 बार उन्होंने बनाया, और उन्होंने भी हमेशा कोशिश करी कि हम लोगों की सेवा करें, और उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पर हमारी कोशिश ये है। मेरे पिता हो, मेरी माता हो, वो भी बहुत मेरी राजनीति में मदद करते हैं। जहाँ तक मेरी धर्मपत्नी का बात किया, उनका भी बहुत सहयोग मेरी राजनीति में रहता है, और मुझे लगता है कहीं न कहीं पूरा परिवार जो होता है वो इन्वॉल्व रहता है। वो इन्वॉल्व रहता है, राजनीति के अंदर करता है। मेरी ताई हो, चाची हो, उन्होंने भी मेरे लिए बहुत मेहनत करी। चलिए अब हरियाणा रेवाड़ी इस राजनीति पर बात करते हैं। विधायक निधि कितनी मिलती है आपको सालाना? देखिए जी, हमें कैश आप आवंटित कर सकते हैं अपने रिकमेंडेशन पर, या काम बताने पड़ते हैं? क्या स्थिति इस समय? देखिए, हमें आदर्श ग्राम योजना के हर साल 2 करोड़ रुपए मिलते हैं, क्योंकि पर 2 साल जो कोविड के रहे उस दौरान हमें वो निधि नहीं मिली। इस सरकार ने अब की बार शुरुआत करी है, 5 करोड़ रुपए 5 साल के लिए एक विधायक को दी जाती है, जिसको सीएम अनाउंसमेंट में हम मानते हैं। मैं बीच में बात पूरी करूंगा। कांग्रेस के समय ऐसा था? नहीं, कांग्रेस के समय ये जो 5 करोड़ वाला था ये नहीं था सीएम अनाउंसमेंट का, पर ये 2 करोड़ वाला जो था ये हमारे समय के अंदर ही हुआ था। पर महेश जी कहीं ना कहीं बात बराबर पड़ गई, क्योंकि 2 साल कोविड के जो रहे उस दौरान हमें 4 करोड़ नहीं मिल पाए, और 5 करोड़ अगर हम देखेंगे तो बात वो मतलब मनोहर सरकार ने 5 करोड़ किया है, पहले 2 करोड़ का प्रावधान आपने किया था। जी जी। तो अभी जब हम बात करते हैं क्षेत्रवाद की, भेदभाव की, आपको क्या लगता है मनोहर सरकार विपक्ष के विधायकों के कार्य क्षेत्र में काम करवा पा रही है या भेदभाव हो रहा है?
देखिए जी, जहाँ तक बात करूँगा काम की, आपको याद होगा जब हमारी सरकार यहाँ पर रही 9 साल के 10 साल रही, तब आपकी यूनिवर्सिटी इंदिरा गांधी बनी, आपकी सेक्टर 18 में गवर्नमेंट कॉलेज बना, आपके खरखड़ा के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज बना, आपकी आईटीआई लिसाना में आई, आपका शाहनवाज के अंदर आईटीआई आई, कितनी आपके नहरों का जाल उस दौरान बिछाया गया, कितने सारे रेस्ट हाउसेज आपके बनाए गए, पावर हाउसेज आपके कितने सारे उस दौरान बनाए गए। तो मुझे लगता है कि जितना विकास हमारे 10 साल के अंदर हुआ, उसकी अगर हम गिनाना शुरू कर दें तो मुझे लगता है दिन से रात हो जाएगी। इन्होंने प्रमुख रूप से जो वादा हम लोगों से किया था, वो 2 इनके वादे थे। एक तो इन्होंने कहा था कि भई हम लोग एम्स बनाएँगे। आज करीबन 8 साल बीत चुके हैं। आप भी जानते हैं कि एम्स आज तक नहीं बन पाया वो, जिसकी घोषणा स्वयं प्रधानमंत्री मोदी करके गए थे। उसके अलावा एक बॉयज़ कॉलेज मुख्यमंत्री करके नहीं, प्रधानमंत्री ने 2019 के अंदर उसकी घोषणा बाद में दोहराया था उन्होंने। हाँ, उन्होंने 2019 के अंदर उसकी घोषणा करी थी, शायद कुरुक्षेत्र से करी थी जी जी। उसकी घोषणा। आज 4 साल बीत चुके हैं, उसके बावजूद भी उस पे कुछ नहीं हो पाया। हमारे से पहले जो विधायक थे रणधीर जी, उन्होंने बॉयज़ कॉलेज की घोषणा करवाई थी, आज तक वो बॉयज़ कॉलेज नहीं बन पाया है। सैनिक स्कूल आप देखिए कब हम लोगों ने करा था, आज तक वो सैनिक स्कूल की जो काम है वो अधूरा पड़ा हुआ है। आज तक वहाँ पर गर्ल्स जो हॉस्टल है वो नहीं बन पाया है, हॉर्स राइडिंग की सुविधा वहाँ पर नहीं है। और जहाँ तक हम तो बीच में बात काट के रणधीर सिंह को धन्यवाद नहीं करोगे? वो निर्दलीय चुनाव लड़ लिए, भाजपा से बागी करके आपका रास्ता आसान कर दिया। देखिए जी, मुझे लगता है चुनाव कोई भी लड़ता है वो अपनी जीत के लिए लड़ता है या हार के लिए लड़ता है। रणधीर जी ने चुनाव लड़ा, उससे कहीं मुझे फायदा हुआ तो कहीं मुझे नुकसान हुआ, जिसका आकलन चलिए अगर कंटिन्यू किया करिए जाए। आप अपने कामों की जी। बताइए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इन्होंने जो जो घोषणाएं हमारी यहाँ पर की थी, बॉयज़ कॉलेज की करी थी, वो पूरा नहीं हो पाया। बस स्टैंड हमारा ना रेवाड़ी का बन पाया, ना धारड़ा का बन पाया। आप देखिए जो लाइफलाइन थी हमारी, जो एम्स की बात रही, आपके बस स्टैंड की बात रही, बॉयज़ कॉलेज की बात रही, तो कहने का मकसद है इन्होंने जो 9 साल है और हमारे 10 साल का जब आप आकलन करेंगे तो कहीं ना कहीं पाएंगे कि इन्होंने सिर्फ जुमलों के अलावा हमें कुछ नहीं दिया। चिरंजीव राव दोबारा मैदान में जाने की तैयारी कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव दूर नहीं है, लोकसभा पहले हो जाए, कुछ दिन बाद विधानसभा बहुत नजदीक आ रहा है, 4 साल लगभग पूरे होने जा रहे हैं। आपको दोबारा क्यों चुना जाए? क्या ऐसी खूबी है जिसको आप जनता को बताएंगे कि मैंने आपकी ये पैरवी की, मैंने आपकी धारोड़ा का पानी की प्रॉब्लम दूर करवाई, या कोई भी आप क्या बता करके जनता के बीच जाएंगे कि हमें क्यों चुना जाए, एक कांग्रेस के कैंडिडेट को क्यों चुना जाए? मैं आपको कैंडिडेट इसलिए मान रहा हूं, मुझे रेवाड़ी में दूर दूर तक कोई कंपटीटर दिख नहीं रहा है, इसलिए कांग्रेस के भावी उम्मीदवार से ही मेरी बात हो रही है। आपको क्यों दोबारा चुना जाए? क्या आप मुद्दे लेकर के मैदान में जाएंगे? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि विपक्ष होने के बावजूद हमने 25 करोड़ रुपए की जो योजना है सड़कों की, पीडब्ल्यूडी की, वो सबसे हम लोगों ने पहले लागू करवाई हमारे। अब काम आपको भी पता है शुरू उसका हो गया है। पहले बहुत लोगों ने आरोप लगाए थे कि चिरंजीव ने अपने काम नहीं दिए थे 5 करोड़ के, जबकि मैं पहला विधायक था जिसने दिया था। उसके बाद मैंने मुख्यमंत्री से मुलाकात भी करी। आरोप तो कई दिन लगे, जी, बाद में आप जी, सीएम के जी। पास नहीं, गए। नहीं, मैं सबसे पहले देकर आया था। उनके ओएसडी ने भी इस बात को माना कि उनके तौर पे उनसे गलती हुई, और मैं आपके ऑन रिकॉर्ड कैमरे पे कह रहा हूँ कि उनसे ये गलती हुई और हमने उस काम को करवाया। मेरा अभी जाना हुआ बावल के 3-4 गाँव में अभी 2 दिन पहले। वहाँ पर मुझे करीबन 7-8 सरपंच मिले, एक काज था वहाँ पर। उन्होंने मुझे बताया कि उनके गाँव में अब तक 5 से 10 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं मिले। मुझे इस बात पे बहुत गर्व है कि विपक्ष में होने के बावजूद मेरा कोई ऐसा गाँव नहीं है जहाँ हमने 8 से 10 लाख रुपए ना दिए हों। किसी में 20 लाख हम दे पाए, और वो मंत्री होने के बावजूद पक्ष में विधायक होने के बाद उतना वो पैसा नहीं दे पाए। मुझे लगता है ये तो आपको पॉइंट ये बताता है मनोहर सरकार बिना भेदभाव पैसा दे रही है। पैसा तो उधर से आ रहा है ना, आपकी मांग पर भी आ रहा है। तो मैंने जो आपको बताया ना, उसके अंदर क्या था, उन्होंने क्या किया है, किसी गांव में तो 50 लाख रुपए दे दिए और किसी में 5 लाख रुपए ही दिए। हमने बराबर का आवंटन किया है। आप देखिए, मंत्री के पास तो आपको पता है कि अपनी एक और शक्ति होती है, जिनके पास स्वय शक्ति होती है, कितना भी पैसा वो किसी गांव के अंदर दे सकते हैं। उनके पास तो डिस्क्रिशनरी कोटा होता है सीएम का, जो कि 5 करोड़ हर साल का होता है, जो हमारे पास नहीं होता है। उन्होंने जितना पैसा देना चाहिए उतना वो नहीं दे पाए। दूसरा, जहां तक आपने बात करी गंदे पानी का, जो समस्या धारड़ा की थी, उसको तो लगातार हमने उठाया विधानसभा के बाहर भी,
और अंदर भी। और आज हम कहेंगे कहीं ना कहीं वो जो दिक्कत है आधी ही सही दूर होगी। आने वाले समय में जब हमारी सरकार आएगी उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। आपका जो बस स्टैंड है, आपने देखा होगा पिछले दिनों में हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं मूलचंद शर्मा जी, वो रेवाड़ी आए थे। उन्होंने इस बात की घोषणा करी कि भी लगातार हम लोग इसकी लड़ाई लड़ रहे थे। उन्होंने कहा था कि भी उसका जल्द काम शुरू हो जाएगा। तो कहने का मकसद है हमने अपनी ओर से हर लड़ाई को हर लहजे के ऊपर लड़ा, और मेरी प्राथमिकता आने वाले समय के अंदर ये रहेगी कि जो एम्स है आपका उसको रेवाड़ी के अंदर जल्द बनाया जाए। मुझे याद है कि कोविड काल जब रहा था कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी ऑक्सीजन की कमी की वजह से। किसी को एम्बुलेंस नहीं मिल पाई, किसी को कोई तकलीफ हुई, वेंटिलेटर बेड नहीं मिल पाए। उसको हम प्राथमिकता से करेंगे कि वो रेवाड़ी के अंदर आए। उसके अलावा एक मेडिकल कॉलेज जो माजरा शुराज में हम लोगों ने ज़मीन जिसकी आवंटित करवा दी थी, आज तक भी वो है, उसको जल्द से जल्द बनाया जाए। उसके अलावा आज जो इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी है जिसके बारे में आप लगातार पढ़ते भी होंगे, वो बड़ी मशक्क़त के साथ हम लोगों ने बनाई थी। आज जो उसकी दुर्दशा है उसको ठीक करने की हमारी प्राथमिकता रहेगी। रोज़गार आप जानते हैं हरियाणा के अंदर नंबर 1 बेरोज़गारी के मामले में हरियाणा है। हर साल CMI का डाटा आता है जिसके अंदर बेरोज़गारी में हरियाणा नंबर 1 है। लोगों को रोज़गार मिले, हमारे युवाओं को, वो हमारी आने वाले समय में प्राथमिकता रहेगी। चिरंजीव जी, आप संगठन से जुड़े रहे हैं, एक नारा चलता है अब की बार हुड्डा सरकार। तो कौन से हुड्डा, सीनियर हुड्डा या जूनियर हुड्डा? ये नारा थोड़ा मध्यम है कि अब की बार कांग्रेस सरकार। इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? ये संगठन की भाषा क्यों नहीं निकल पा रही कांग्रेस से जो है? देखिए, इस मामले में मैं कहूँगा कि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, और मुझे इस बात को कहने में भी कोई गुरेज नहीं है कि भाई आज के समय में वो सबसे बड़े लीडर हरियाणा के हैं अक्रॉस द पार्टी लाइंस। तो उनके फॉलोअर ज़्यादा हैं, और मुझे लगता है आज हमारे विपक्ष के नेता हैं, तो एक विधायक होने के नाते हमारे आज नेता वही हैं। तो उनका अगर आती है आवाज़ तो इसमें कोई नेचुरल है, स्वाभाविक रूप से नेता है। पर मुझे लगता है सामूहिक नेतृत्व के अंदर सब लोगों को साथ लेकर कांग्रेस पार्टी चलने की कोशिश है, और इसी वजह से हमारी जो आपको पता है संगठन बन रहा है उसमें तो सूची अटकी पड़ी है बहुत लंबे समय से, कब आएगी बाहर ये पता ही नहीं लग रहा है। देखिए, जहां तक मैं जानता हूं महेश जी, कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता इतना मजबूत है कि उसको किसी पद की जरूरत नहीं है। आपको जैसे कि मैंने लेकिन दायित्व तो 10 साल बहुत लंबा अरसा भी, जैसा कि मैंने आपको इंटरव्यू के शुरुआत में बताया कि हर मीडिया चैनल ये कहता था कि कांग्रेस पार्टी की 5 सीट आएगी। उसके बावजूद भी, हमारा संगठन ना होने के बावजूद, हमारा कार्यकर्ता कितना मजबूत है कि उसने 31 सीट जीती, और 8 सीटें ऐसी थी जिनमें अगर उस समय मीडिया पॉजिटिव होता तो हम और इस 75 पार के नारे के बीच कांग्रेस को भी सकारात्मक दिखा था, तो आप समझते हैं सरकार बन जाती? ये तो आप भी मानेंगे इस बात को, क्योंकि 8 सीटें ऐसी थी जो हम 1000 से कम मार्जिन में हारे थे, और कुछ टिकटों का वितरण गलत हुआ, उसकी वजह से भी हो सकता है कि कुछ गलतियां हुई हो। पर मुझे लगता है कि उसके बावजूद भी हमारी 31 सीट आई। आज मुझे लगता है कि उस वक्त तो इतना ज्यादा मोदी जी की हवा भी थी, इतने जुमले भी थे, लोगों को ये लग रहा था कि पता नहीं कितना देश के अंदर बदलाव हो जाएगा, और जितना बदलाव हुआ है आप सबके सामने है। नोटबंदी इन लोगों ने करी, कितना लोग परेशान हुए। कोविड काल के अंदर कितना लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ी। GST की वजह से आज व्यापारी कितने ज्यादा दुखी हैं। आज आप किसी वर्ग को देख लो, चाहे आशा वर्कर हो, आंगनवाड़ी वर्कर हो, आपके सरकारी कर्मचारी हो, आपके जवान हो, किसान हो, सरपंच हो, जिला परिषद के मेंबर हो, ब्लॉक समिति के मेंबर हो, तो मुझे लगता है कोई ऐसा वर्ग नहीं है कोई सरकार ने परेशान नहीं किया। आपको पता है कि हमारा ये जो इलाका है दक्षिण हरियाणा का, सबसे ज्यादा अगर जवान कहीं से आते थे तो इसी इलाके से आते थे। आज कितना ज्यादा दर्द हमारे युवाओं के अंदर है कि वो फौज के अंदर जाते थे इस देश की सुरक्षा के लिए। आज सिर्फ 4 साल की, मुझे लगता है उनको एक शॉर्ट टर्म सर्विस देने के नाम के ऊपर उनके साथ कितना गलत किया जा रहा है। अग्निवीर पे वादा कर रही है कांग्रेस बार बार कि हम आएंगे तो इसको चेंज करेंगे, बदलेंगे। देखिए, अग्निवीर को तो बदलना ही चाहिए, क्योंकि आप देखिए एक सर्विसमैन जो हमारे हैं जितने भी है, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया है कि भाई उसको आना चाहिए। और अब एक सर्विसमैन पे बात आ गई तो मुझे एक और बात याद आई, आपको भी याद होगा कि जब सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी रेवाड़ी आए थे प्रधानमंत्री का दावेदार बनने के बाद, तो एक वादा करके गए थे देश के जवानों से। मैं आपको थोड़ा लीक से हट के सुधार करूं जी। ये आम धारणा है कि मोदी रेवाड़ी रैली में वादा करके गए थे जी।
मैं पूरा भाषण कवर किया था मोदी जी को। उन्होंने रेवाड़ी रैली में वादा किया ही नहीं था, बाद में कहने लगे कि हमने वादा किया था रेवाड़ी रैली में। वो आलोचना करके गए थे, मनमोहन सरकार OROP नहीं दे पाई, ये आलोचना करके गए थे। बाद में जब ये इश्यू उठने लगा तो रेवाड़ी से जुड़ता चला गया, ये था। अब आप कहिए। आपकी बात भी अगर मैं मान लूं तो आप कह रहे हैं कि बाद में उन्होंने कहा कि हम वादा करके गए थे। अगर उस बात को भी हम मान लें तो वादा तो उन्होंने किया था। और 1 रैंक 1 पेंशन का उसी मैदान के ऊपर 17 सितंबर को हमारे जो भूतपूर्व सैनिक हैं वो इकट्ठे हुए थे और उन्होंने इस बात को याद दिलाया था कि भाई आपने एक वादा किया था, हो सकता है रेवाड़ी ना किया हो, बाद में किया हो, वादा तो किया था। उसी मैदान में भारी आक्रोश उस भारी आक्रोश था और वहां पर जो योगेंद्र यादव हैं जिन्होंने देश के लिए 17 गोलियां खाई थी, उन्होंने एक बात कही थी कि भाई जब दुश्मन की गोली आती है तो वो ये फर्क नहीं करती है कि वो जवान को लग रही है या अफसर को लग रही है। तो जब वो भूतपूर्व सैनिक उस बात को याद दिला रहे तो आप भली बात ही समझ सकते हैं कि कितना दर्द एक सैनिक के मन के अंदर है कि आपने अफसरों को तो वो दे दिया, पर असल मायने में जो आपकी सरहद पे लड़ाई लड़ता है वो जवान लड़ता है, उसको आपने उसका हक नहीं दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। OBC का मुद्दा बहुत चर्चा में रहता है। आपके फादर कांग्रेस OBC विभाग के राष्ट्रीय चेयरमैन हैं। उनके राष्ट्रीय चेयरमैन होने का आपको आपकी राजनीति में, हरियाणा की राजनीति में, आगे आपकी जो है आगे बढ़ने की संभावनाओं में कितना असर आप मान रहे हैं, कितना प्रभाव डाल रहा है ये पद जो है? मैं तो सबसे पहले धन्यवाद करूंगा बिहार के मुख्यमंत्री का, जिसने जातीय जनगणना बिहार के अंदर कराई और उन्होंने पूरे देश को रास्ता देने का काम किया कि ये जातीय जनगणना होनी चाहिए। और बहुत ऐतिहासिक फैसला है और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भी ये बात को कहा है कि आने वाले समय के अंदर इसको पूरे देश के अंदर हम लागू करेंगे। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि अगर हमारी सरकार दोबारा आती है तो उसको राजस्थान में भी कराया जाएगा। और मुझे लगता है जिसकी जितने हिस्सेदारी उसको उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए। बिहार के अंदर जैसे हमें पता चला कि किसको कितना मिल पाए अब तक, जब से 1931 से लेकर और अब तक, क्योंकि तब के बाद अब ये जातीय जनगणना हुई है। और जहाँ तक बात मेरे पिता की रही, मेरे तो विधायक बनने के बाद वो 2022 के अंदर इस पद के ऊपर आए हैं। उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, संगठन को मजबूत करने का काम किया। आज हम देखते हैं कि उन्होंने ब्लॉक तक पहुंच गए हैं, हर स्टेट के अंदर उनकी जो कमेटी है उसको बनाने का उन्होंने काम किया। पिछले दिनों में आपने देखा होगा एक चंडीगढ़ के अंदर उन्होंने OBC के ऊपर बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था। पानी दक्षिण हरियाणा का ज्वलंत मुद्दा है, विशेष रूप से आपके रेवाड़ी में तो खैर नहरी पानी जहाँ आ रहा है वहाँ पर पानी थोड़ा आ पाया है, लेकिन खोल बेल्ट डिस्ट्रिक्ट की देखें तो पानी बहुत गहरा जा रहा है, लगातार भूजल स्तर गिरता जा रहा है। लेकिन जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात है वो आज अधर में पड़ी है। SYL का मुद्दा आप भी उठाते रहे, वो उठाते रहे हैं। आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और दूसरे दलों के नेताओं से हमारी बातचीत हुई, सब एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ते हैं। पंजाब में जब कांग्रेस की सरकार थी, आपकी सरकार थी, तब केंद्र में मनमोहन सरकार थी, आपकी सरकार थी। जल समझौता निरस्तीकरण अधिनियम पारित किया गया पंजाब सरकार द्वारा और पानी की राह रुक गई। अब क्या उम्मीद देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद? कुछ लगता है कि SYL का पानी यहाँ आ जाएगा? देखिए, जहाँ तक बात करी, रेवाड़ी भी आप जानते हैं डार्क जोन के अंदर आता है और पानी की बहुत बड़ी समस्या हमारे यहाँ पर है। और तकरीबन आप मान के चले कि हम टेल के ऊपर ही हैं, नांगा चौधरी को आप टेल एंड मान लेंगे, हम टेल के ऊपर हैं। हमें पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है और मुझे लगता है आम आदमी पार्टी से तो सबसे पहला ही सवाल ये होना चाहिए कि उनके मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि हम पानी की एक बूंद हरियाणा को नहीं देंगे। तो हम तो सबसे पहला सवाल उनसे ये होना चाहिए कि जब आप हरियाणा के अंदर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो जो आपका खुद का मुख्यमंत्री ये बात कह रहा है कि हम उनको एक बूंद पानी की नहीं देंगे, तो किस हद से वो उस बात का मांग करते हैं कि मैं हरियाणा के अंदर चुनाव लड़ेंगे। जहाँ तक बात आपने हरियाणा की कही, हमने पहले भी केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर जीता था, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी कि भाई हमें हमारा हक का पानी मिलना चाहिए। और उसके बावजूद भी आप देखिए आज ओनस चीफ मिनिस्टर के ऊपर है कि वो उस ऑर्डर को जल्द से जल्द लागू करवा के हरियाणा का पानी हमारा लेकर यहाँ पर आए। CM पर तो निर्भर नहीं, ये तो सेंटर को देखना है। देखिए, सेंटर SC तो कह चुका जो है कि राज्य न कराए तो केंद्र सरकार कराए, पहले के आदेश में भी यही था। देखिए, सेंटर के अंदर भी बीजेपी की गवर्नमेंट है और स्टेट के अंदर भी बीजेपी की गवर्नमेंट है।
तो मुझे लगता है सेंटर को इंटरफेयर करते हुए वो दबाव डाले यहाँ की भी पंजाब की सरकार के कि हमें हमारा हक का पानी दे। और पंजाब तो उनके मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट आई थी कि हम एक बूंद भी पानी किसी भी स्टेट को नहीं देंगे। तो ये तो ऑटोक्रेसी होगी कि भी आप किसी को कुछ देना ही नहीं चाहते हैं। तो मुझे लगता है ये काम जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलके पंजाब के ऊपर दबाव डाल के, जब कोर्ट ने इस बात का ऑर्डर दे दिया है तो उसको उनको लागू करवाना चाहिए। मैं रेवाड़ी के नेता के साथ साथ, थोड़ा आपका प्रभाव है, पिता की राजनीति रही है, थोड़ा पूरे दक्षिण हरियाणा को लेकर बात करूंगा। क्या विजन है, क्या सपना है कि मुझे कभी सत्ता में आने का मौका मिला तो मैं रेवाड़ी के लिए ये करना चाहता हूँ सबसे पहले, और दक्षिण हरियाणा के लिए ये मेरा विजन, ये करना चाहता हूँ। संक्षिप्त में अपनी मन की भावनाएं बताइए। बहुत सारे रोजगार इस इलाके से उठकर अलग अलग जगह चले गए। हमारी ये कोशिश रहेगी कि भी रोजगार के और अवसर यहाँ पर लाए जाएं ताकि हमारे युवाओं को और रोजगार मिले। आपको याद होगा कि जो रोजगार जितने हमारे यहाँ पर थे आज से पहले किसी भी इलाके के अंदर, इस प्रदेश के अंदर नहीं थे, और धीरे धीरे करके आप देख रहे हैं उद्योग यहाँ से उठकर जा रहे हैं। तो उनको वापस लाना हमारी प्राथमिकता रहेगी। तो मनोहर लाल से इतना याराना नहीं है इस एक साल में कुछ और नया करा सके? बताते हैं, आप तो सीधे जाते हैं सीएम के पास। देखिए जी, क्योंकि विधायक होने के नाते वो सबके मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उस नाते मैं उनके पास जाता हूं और जाना भी चाहिए। मैं तो कहता हूं विपक्ष का विधायक हो उसको मुख्यमंत्री जी के पास जरूर जाना चाहिए, और मुख्यमंत्री होने के नाते समान रूप से विकास उनको पूरे प्रदेश के अंदर करना चाहिए। हो सकता है कि अपने विधायकों को कुछ ज़्यादा लाड दिया जाए, प्यार दिया जाए, पर उतना तो दिया जाए जितना हमारा हक है। तो उस नाते हम उनके पास जाते हैं और आने वाले समय के अंदर भी उनके पास जाएंगे, अपनी मांगों को तो रखेंगे क्योंकि हमारे एक तरह से गार्डियन वो हैं। थोड़ी थोड़ी परिवार की बात करते हैं। भूपेंद्र हुड्डा जी और कैप्टन अजय सिंह यादव, बहुत टकराव होता रहा। अब बता रहे नई जोड़ी दीपेंद्र हुड्डा जी और चिरंजीव राव जी, तो वो टकराव वाली पोजीशन तो नहीं है, पूरा याराना गाढ़ा है। देखिए जी, मैं बहुत इज्जत करता हूँ हमारे विपक्षी नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की, और मेरे पिता भी लगातार 10 साल एक साथ काम किया और बहुत विकास। हुड्डा जी इसी जगह बैठ करके बता रहे थे कि चिरंजीव राव तो बहुत बढ़िया तरीके से विधानसभा में भी आवाज उठा रहे हैं। ऐसा लग रहा था आपसे तो गहरा लगाव रख रहे हैं। नहीं, देखिए जी, जैसा कि मैंने आपको बताया मेरे पिता के साथ 10 साल वो रहे। उससे पहले भी जब मेरे पिता उपनेता थे विपक्ष के, तब विपक्ष के वो नेता थे जब हमारी सरकार नहीं थी। तो बहुत पुराना है, फैमिली का रिश्ता हमारा है, और कई बार कुछ चीज़ों के ऊपर राजनीतिक मतभेद हो जाते हैं, बट पारिवारिक रूप से हमारा हमेशा एक बहुत अच्छा रिश्ता था। और दीपेंद्र हुड्डा जी, जहाँ तक मैंने कहा, मेरा उनके साथ बहुत अच्छा रिश्ता है, और हमारी दोनों की सोच यही है कि भाई जितना हो सके इस पार्टी को हम मजबूत करें। जब ये एक नारा लगा करता था नंबर 1 हरियाणा, तो उसी नारे को एक बार फिर हम वापस लेके आए, हरियाणा को उसी बुलंदियों पे पहुंचाएं। 5 राज्यों के चुनाव घोषित हो चुके हैं। कल चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कितनी उम्मीद देख रहे हैं? आपने तो दौरा किया है, सभी राज्यों में गए हैं आप बीच बीच में, मध्य प्रदेश राजस्थान को तो नज़दीक से देखा है। क्या मान रहे हैं, कांग्रेस की कितनी संभावना मान रहे हैं? देखिए, पिछले दिनों में महेश जी, मेरा हैदराबाद जाना हुआ, तेलंगाना। वहाँ मेरे काफ़ी साथी हैं जो यूथ कांग्रेस के हैं, जो चुनाव भी लड़ने वाले हैं, तो उनके पास मेरा जाना हुआ था। एक मुझे लगता है कि जो प्रेस नहीं दिखा रही है, तेलंगाना के अंदर कांग्रेस पार्टी की एक बहुत बड़ी वेव है। आप देखेंगे भी जब रिजल्ट आएंगे, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाएगी और भारी बहुमत के साथ बनाएगी। और यही हाल राजस्थान के अंदर मुझे लगता है कि आपको पता है हर बार वहाँ राहुल गांधी तो ईमानदारी से राजस्थान में हिचक के साथ मुकाबला मान, देखिए हर बार वहाँ सरकार बदलती है, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, पर उसके बावजूद भी आप देखिए अब की बार कांग्रेस पार्टी एक टाइट फाइट के अंदर वहाँ पर है। एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी नहीं है वहाँ पर। जो काम हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किया है, उसकी वजह से मुझे लगता है उसका फ़ायदा हमें मिलेगा और हमारे पास एज है। पर मध्य प्रदेश में हमारी क्लियर मेजॉरिटी आएगी और छत्तीसगढ़ में हमारी क्लियर मेजॉरिटी आएगी। आप लोगों ने कल देखा भी होगा, सी वोटर का एक सर्वे आया है एबीपी चैनल के ऊपर। वहाँ पर तेलंगाना हम जीत रहे हैं, मध्य प्रदेश हम जीत रहे हैं, आपका छत्तीसगढ़ हम जीत रहे हैं, और आपका मिजोरम जो है वहाँ अच्छा कर, वहाँ पर भी हमारी तकरीबन बराबर बराबर सीट आ रही है। राजस्थान में उन्होंने हमें थोड़ा कम दिखाया, हो सकता है वो उसका कारण ये भी हो कि हर बार वहाँ पर इसका कारण ये भी हो कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत बहुत लड़ रहे हैं, मिलकर
अब क्या मान रहे हैं, मिलकर चल रहे हैं कि लड़ ही रहे हैं अंदर? देखिए वो तो आपस में लड़ रहे हैं, पर आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले दिनों में जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की सभा थी, वहाँ पर हमारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को ना बोलने देना, मुझे लगता है भारी रोष वहाँ के लोगों के अंदर है। और मेरा भी राजस्थान, क्योंकि आपको पता है हमारा साथ का लगता हुआ वसुंधरा से कांग्रेस बहुत उम्मीद कर रही है। नहीं, वसुंधरा से नहीं, वसुंधरा से मुझे लगता है जो ये लोग साइडलाइन उनको कर रहे हैं, एक बहुत वरिष्ठ नेता उनको कांग्रेस के लिए आसान रहा कर रहे हैं। ठीक है जी, वो तो जैसा आपने बताया कि ये तो बीजेपी वाले भी सोच सकते हैं भी, अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट की जो लड़ाई है उसको बढ़ा चढ़ाकर वो दिखाते हैं, पर मुझे लगता है कि दोनों की सोच उनकी यही है कि भाई कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया जाए। राहुल गांधी जी ने जैसा कि कहा, पेशेंस एंड टाइम, दो ऐसी चीजें हैं जो आदमी के जीवन के अंदर बताती हैं कि आपको धैर्य रखना चाहिए, और मुझे लगता है सचिन पायलट जी लगातार उस धैर्य को रख रहे हैं, और अशोक पायलट जी और उनके नेतृत्व के अंदर हमारी वहाँ पर भी सरकार बनेगी और इन पांचों राज्यों को हम जीतेंगे। ये कितनी बड़ी बात है कि आपके जो नेशनल मीडिया है और 2-3 जो सर्वेएं हैं, तीनों के अंदर 3-4 राज्यों में हमारी सरकार कांग्रेस बन रही अच्छा है, करने जा रही है। अच्छा कर रही है। तो मुझे लगता है राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा करी, उसको फायदा हमें जरूर उसका मिल रहा है। एक परिवार से जुड़ा सवाल, चिरंजीव राव की बैक पे सबसे ज्यादा माँ का आशीर्वाद माना जाता है। माँ शकुंतला की क्या भूमिका आपकी राजनीति में रही है? देखिए जैसा कि मैंने आपको कहा कि मेरी मदर मेरे पिता की राजनीति में भी बहुत सहयोग करती थी और मेरी राजनीति में भी वो सहयोग करती हैं, और मुझे लगता है परिवार का, जैसे कि मैंने आपको कहा, कोई भी सदस्य हो, मेरे पिता हों, उन्होंने भी मेरे लिए उतनी मेहनत करी। 2019 के चुनाव के अंदर मेरे परिवार से जितने भी लोग थे, मेरे भाई थे, मेरे परिवार के और मामा थे, मेरे चाचा ताऊ, सब लोगों ने बहुत मेहनत करी। और मुझे लगता है परिवार में जब राजनीति हम लोग करते हैं तो उसमें सब लोग मेहनत करते हैं। उसी तरह से मेरी माँ की जो भूमिका है वो बहुत रही है, और मुझे लगता है कि हर माँ की ये इच्छा रहती है कि उनका बेटा अच्छा करे, उसी तरह मेरी माँ भी मेरे लिए करती हैं। बस एक अंतिम सवाल आज का, फिर समाप्त करते हैं। आपके साले साहिब की बात करते हैं। तेजस्वी के डिप्टी सीएम बनने के बाद और अब इंडिया गठबंधन जो बना है विपक्ष का, उसमें उनकी भी अहम भूमिका है, नीतीश कुमार की, तेजस्वी की। आपके साले हैं, तो क्या उम्मीद कर रहे हैं कि उनके इस गठबंधन के प्रयास का, कांग्रेस की पहल का, राहुल गांधी तो कर ही रहे हैं अगुवाई जो है, उसका कितना राष्ट्रीय राजनीति पर फर्क पड़ेगा? कितना मोदी सरकार की घेराबंदी कर पाएंगे? और आपकी लोकल राजनीति में तेजस्वी के यहाँ आने का आपके चुनाव प्रचार में क्या फर्क पड़ेगा? तेजस्वी केंद्रित हमारी बातों का जवाब दे दीजिए। देखिए जैसा कि आपने इंडिया अलायंस की बात करी और उसके अंदर नीतीश कुमार जी, तेजस्वी जी, आपके राहुल गांधी जी अहम भूमिका निभा रहे हैं, शरद पवार जी भी निभा रहे हैं। ये इंडिया अलायंस बनने के बाद पहली बार आप लोगों ने देखा होगा 3 प्रदेशों में चुनाव है, और अब तक भाजपा 18 सांसदों को मैदान में उतार चुकी है। इसका सीधा सा अर्थ यही है कि जो इंडिया अलायंस है उसकी ताकत को भांपते हुए भाजपा अब इस बात को समझ चुकी है कि भाई उनकी जो ज़मीन है धीरे धीरे खिसक रही है। जहाँ तक बात तेजस्वी की रही, तेजस्वी बहुत मेहनत बिहार के अंदर भी कर रहे हैं, देश भर के अंदर वो घूम रहे हैं। उनकी भी इच्छा यही है कि जिस तरह से ये सरकार जो है आज दुरुपयोग हर मामले के अंदर कर रही है, किसी के ऊपर ईडी की रेड पड़वा रही है। तेजस्वी का तेज, ये जो बेल्ट है, यहाँ पर बहुत सारे बिहार के मतदाता हैं, गुड़गांव से लेकर के पूर्वांचल के। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि तेजस्वी का तेज यहाँ भी चुनाव में कुछ कांग्रेस के लिए मदद करेगा, आपके लिए कुछ मदद करेगा, बुला पाएंगे? देखिए मेरे चुनाव में आपको याद होगा जब मैंने अपना नॉमिनेशन भरा था तब तेजस्वी यहाँ पर आए थे, जबकि उनके उधर भी उस वक्त चुनाव थे, उसके बावजूद भी उन्होंने समय यहाँ पर दिया था। और मुझे लगता है कि पूर्वांचल के जितने लोग हैं उनका साथ समर्थन मुझे पहले भी मिला है, और उनसे रिश्ता होने के बाद वो जो रिश्ता है वो और अटूट हो गया है, उसके अंदर और ज़्यादा प्यार बढ़ गया है। हम लोग छठ को उतनी ही प्यार से मनाते हैं जितनी प्यार से हम दिवाली मनाते हैं। तो मुझे लगता है कि उनके आने से हमारा जो रिश्ते की गर्माहट है वो और बढ़ गई है। तो महिला आरक्षण का एक सवाल हमसे छूट गया। आपके घर में तो महिला आरक्षण के लिए कई महिलाएं हैं जो राजनीति में सक्रिय हैं। अनुष्का भी राजनीति में कभी सक्रिय, चुनावी राजनीति में अनुष्का के भाग लेने की संभावना है कभी? देखिए उसकी अभी तो कोई इच्छा नहीं है, बट अगर 33% आरक्षण आता है और पार्टी उनको मौका देती है चुनाव लड़ने के लिए तो जरूर उनको लड़ना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि
एक बहुत अच्छी पहल हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी ने की थी कि 33% आरक्षण जो दिया था राज्यसभा में भी इसको पास कराया था, उसको पास कराकर एक सराहनीय कदम था और बीजेपी को ये करते हुए इसको जल्द से जल्द लागू करना चाहिए। और मैं तो चाहूँगा कि जितनी ज़्यादा महिलाएं राजनीति के अंदर आएंगी, चाहे अनुष्का है या मेरी माता जी अगर चुनाव लड़ना चाहें या कोई भी, मुझे लगता है किसी को पार्टी यहाँ से मौका हमारे बाद देती है तो हम उसका स्वागत करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चिरंजीव राव जी, आपने समय दिया हमको, बहुत बहुत धन्यवाद।